जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि इंसानों ने सदियों पुराना शिकार करना और कंदमूल खोजना छोड़ दिया और खेती करना शुरू कर दिया। मतलब एक जगह टिक कर बसने के इस एक फैसले ने पूरी दुनिया को कैसे बदल कर रख दिया। नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हम इंसान के इसी रोमांचक सफर की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारी आज की ये चर्चा मानव सभ्यता की शुरुआत और हमारे सांस्कृतिक विकास पर है। ये एक बेहद सुव्यवस्थित और विजुअल सफर होने वाला है, जहां हम अपने प्रागैतिहासिक अतीत के पन्ने एक-एक करके पलटेंगे। यकीन मानिए, इतिहास की ये यात्रा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। पहले हम बात करेंगे सभ्यता की शुरुआत की, फिर सांस्कृतिक विकास, उसके बाद प्रारंभिक मानव इतिहास, फिर पुरातात्विक युग, और आखिर में जानेंगे कि हमारे असली पूर्वज आखिर थे कौन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पहले युग में गोता लगाते हैं। भाग 1, सभ्यता की शुरुआत। देखिए, सभ्यता रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं थी, बल्कि ये करीब 20 लाख साल पहले शुरू हुई एक बहुत ही लंबी और क्रमिक प्रक्रिया का नतीजा थी। और ये हिस्सा इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। शुरुआती जीवन मुख्य रूप से दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बटा था। एक तरफ था शिकारी संग्राहक जीवन, जहां इंसान पूरी तरह से प्रकृति के भरोसे था, एकदम खाना बदोश। और दूसरी तरफ आया स्थायी जीवन, जहां हमने खेती सीखी, जानवरों को पालतू बनाया और अपनी पक्की बस्तियां बसाईं। लगातार खाने की तलाश में दर-बदर भटकने से लेकर एक पक्के घर में बसने तक का ये जो बदलाव था ना, ये वाकई ऐतिहासिक था। भाग 2, सांस्कृतिक विकास, 20 लाख साल पहले से। अब हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां शुरुआती इंसानों ने धीरे धीरे नई तकनीकें खोजी और समूहों में रहकर प्रकृति के हिसाब से खुद को ढालना शुरू किया। मानव बुद्धिमत्ता के विकास का ये क्रम अपने आप में एक मास्टरपीस है। सबसे पहले आए पत्थर के साधारण औजार, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी। फिर हमने आग पर काबू पाना सीखा, जिससे हमें न सिर्फ गर्माहट मिली, बल्कि खतरनाक जानवरों से भी बचाव हुआ। इसके बाद एक साथ मिलकर काम करने के लिए भाषा और संचार का विकास हुआ, और अंत में अपने धार्मिक विश्वासों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गुफाओं में चित्रकला यानी केव आर्ट की शुरुआत हुई। एक के बाद एक ये सारे कदम आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। अब जब औजारों की बात हो रही है, तो अफ्रीका के ओल्डोवई गॉर्ज की पुरातात्विक खोजों को कैसे भूल सकते हैं। यहां मिले सबूत हमें साफ बताते हैं कि खेती के बारे में सोचने से लाखों साल पहले ही इंसानों ने पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिया था। असल में औजार बनाना ही मानव संस्कृति के सबसे शुरुआती और सबसे पुख्ता संकेतों में से एक माना जाता है। भाग 3, प्रारंभिक मानव इतिहास। अब यहां एक बड़ा सवाल आता है कि जब उस समय कोई लिखित भाषा थी ही नहीं, तो आज के हमारे वैज्ञानिक और इतिहासकार इस अनलिखित अतीत के बारे में आखिर कैसे जानते हैं। इसे समझने के लिए हमें प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री और ऐतिहासिक काल के बीच का फर्क समझना होगा। इतिहास वो समय है जब इंसान ने लिखना सीख लिया था, इसलिए हमारे पास पांडुलिपियां और लिखित दस्तावेज मौजूद हैं। लेकिन प्री हिस्ट्री मानव अस्तित्व का वो बहुत ही लंबा दौर है जब लिखने की कला का नामो निशान तक नहीं था। तो इस अनलिखित अतीत को समझने के लिए हमें पूरी तरह से भौतिक सबूतों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे कि जीवाश्म, हड्डियां और पुराने औजार। और ठीक यहीं पर पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी की एंट्री होती है, जो सबसे अहम है। पुरातत्व विज्ञान प्राचीन स्थलों की खुदाई करने और वहां से मिलने वाले भौतिक अवशेषों के आधार पर प्रागैतिहासिक जीवन का अध्ययन करता है। सच कहूं तो इसी विज्ञान की बदौलत हम मानव विकास की गुत्थी को सुलझा सके हैं और ये समझ पाए हैं कि कैसे हमारे शुरुआती समाज ने धीरे धीरे कदम दर कदम तरक्की की। भाग 4, पुरातात्विक युग या आर्कियोलॉजिकल एजेस। अब देखिए, इतने विशाल और लंबे इतिहास को एक साथ समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए इतिहासकारों ने इसे उन चीज़ों या औजारों के आधार पर अलग अलग युगों में बांट दिया है जिनका इस्तेमाल उस समय के इंसान करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टाइमलाइन कैसे आगे बढ़ती है। ये कालखंड मुख्य रूप से 3 युगों में बटा है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। ये क्रम हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे समय के साथ पत्थर के औजारों में लगातार और शानदार सुधार होता चला गया। अब इस तुलना के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये हमें मानव विकास की एक बहुत बड़ी छलांग दिखाती है। पुरापाषाण युग में इंसान खुरदुरे औजारों का इस्तेमाल करता था और गुफाओं में रहता था। फिर आया मध्यपाषाण युग, जिसमें माइक्रोलिथ्स यानी बहुत छोटे और नुकीले औजार बनने लगे, और यहीं से पशुपालन की भी शुरुआत हुई। और अंत में नवपाषाण युग ने तो गेम ही पलट दिया।
चमकदार और पॉलिश किए हुए औजार, खेती की शुरुआत और एक स्थायी जीवन ने सच में सब कुछ बदल के रख दिया। भाग 5, हमारे पूर्वज आखिर कौन थे? ये हिस्सा शायद सबसे रोमांचक है, क्योंकि यहाँ हम जानेंगे कि लाखों सालों के दौरान हमारे पूर्वजों के शरीर की बनावट, उनकी ताकत और बुद्धिमत्ता में कैसे-कैसे अद्भुत बदलाव आए। इस विकास क्रम में जो सबसे पहला नाम आता है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, जिन्होंने पहली बार 2 पैरों पर सीधे चलना शुरू किया। अब सीधे चलने का फायदा क्या हुआ? उनके हाथ बिल्कुल आजाद हो गए, और इसी का सीधा नतीजा थे होमो हैबिलिस, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है। ये हमारे वो सबसे पहले पूर्वज थे जिन्होंने अपने आजाद हाथों का इस्तेमाल करके साधारण पत्थर के औजार बनाए। है ना कमाल की बात? लेकिन विकास का ये पहिया बस यही नहीं रुका। इसके बाद आए होमो इरेक्टस, जिन्होंने आग की खोज की और उस पर नियंत्रण पाना भी सीखा। आग का मतलब था जंगली जानवरों से सुरक्षा और पका हुआ खाना। और फिर इस लंबी और अद्भुत कड़ी के अंत में उदय हुआ होमो सेपियंस का, यानी कि हम, आधुनिक मानव। हमारी उच्च बुद्धिमत्ता और जटिल सामाजिक व्यवहार ने ही हमें गहराई से सोचने, भविष्य की योजना बनाने और शानदार कला का निर्माण करने के काबिल बनाया। अब जाते जाते एक बात पर गौर कीजिएगा, मानव विकास की ये गति पूरी दुनिया में एक जैसी बिल्कुल नहीं थी। जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर कुछ जगहों पर मध्यपाषाण युग बहुत छोटा था, तो कहीं-कहीं ये बहुत लंबा चला। ऐसे में इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। यदि प्राकृतिक संसाधनों और मौसम ने ही हमारे विकास की गति तय की, तो क्या अलग-अलग सभ्यताओं की असली किस्मत वास्तव में उनके भूगोल ने तय की थी? ये एक ऐसा विचार है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।